हेलो फ्रेंड्स। आज हम चीनी क्रांति के बारे में जानेंगे। चीनी क्रांति जो 1949 में संपन्न हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। 1949 की जो क्रांति की जड़ें 1920 और 1930 के दशक के राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों में मिलती है। चीन में 1911 की क्रांति के बाद किंग राजवंश का अंत हुआ। चीन में एक क्रांति 1911 में भी हुई थी जब वहां पे राजशाही का अंत हुआ था, लेकिन इसके बाद भी देश में स्थिरता नहीं आई। 1920 के दशक में दो प्रमुख राजनीतिक ताकतें बनकर उभरी। कौन कौन सी उभरी? एक तो कुओमितांग, है ना। कुओमितांग ये राष्ट्रवादी पार्टी थी जिसे जिसे सुया सेन ने स्थापित किया था। 1920 और 1930 के दशक में चांग काई शेक इसके प्रमुख नेता बने। दूसरा दल था चीनी साम्यवादी पार्टी। ये 1921 में स्थापित हुई थी और 1930 के दशक में माओ से तुंग इसके नेता बने। इस पार्टी का उद्देश्य चीन में साम्यवाद की स्थापना करना था। तो वहां पे मेनली 1911 में जब चीन में राजशाही समाप्त हुई तो उसके बाद दो दल प्रमुख रूप से उभरे, एक तो चीनी राष्ट्रवादी दल और एक चीनी साम्यवादी दल। राष्ट्रवादी दल के जो नेता थे वो सन्यास सेन थे और चीनी साम्यवादी दल के नेता थे माओ से तुंग। लेकिन जब चीनी राष्ट्रवादी दल के नेता सन्यास सेन की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे जो प्रमुख था वो चांग काई शेक बन जाता है और चीनी साम्यवादी दल का नेता माओ से तुंग बन जाता है। अब इन दोनों के मध्य जो टकराव होती है वो 1949 में चीनी क्रांति के रूप में परिणाम स्वरूप आती है। हम इसको जानेंगे। प्रमुख घटनाएं देखेंगे। सबसे पहले चीनी गृह युद्ध चलता है 1927 से 1949 तक। कुओमितांग और चीनी साम्यवादी पार्टी के बीच ये लंबे समय तक चलने वाला गृह युद्ध था। 1927 में चांग काई शेक ने साम्यवादियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जिसे श्वेत आतंक के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पार्टियों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। कौन कौन सी दोनों पार्टियां? चीनी राष्ट्रवादी पार्टी और चीनी साम्यवादी पार्टी। फिर आता है द लॉन्ग मार्च 1934 से 1935। यह साम्यवादी द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण मार्च था जब कुओमितांग के हमले से बचने के लिए साम्यवादियों ने लगभग 9000 किलोमीटर एक लंबा मार्च किया। यह माओ से तुंग के नेतृत्व क्षमता को उभारने वाली घटना थी और इसके बाद वे पार्टी के सर्वोच्च नेता बन गए। देखो, द लॉन्ग मार्च में क्या हुआ कि साम्यवादियों ने जब राष्ट्रवादी उन पर हमला कर रहे थे तो एक 9000 किलोमीटर का लंबा मार्च किया गया। ये सबसे पहले तो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इससे जो चीन के लोगों में साम्यवादियों के प्रति एक स्नेह और ममता की भावना उत्पन्न हुई और वो उनके प्रति समर्थन करने लगे। बाद में क्या होता है कि माओ से तुंग के नेतृत्व में ये लॉन्ग मार्च हो रहा था तो वो एक प्रमुख नेता बनकर उभर गए। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी आक्रमण। 1937 से 1945 के आसपास के मध्य ये होता है जब जापान ने चीन पर हमला किया। तब कुओमितांग और साम्यवादी पार्टी ने अस्थायी रूप से मिलकर जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जापान के हारने के बाद भी गृह युद्ध शुरू हो गया। देखो, जब जापान ने आक्रमण किया तो दोनों गुट जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन जब जो राष्ट्रवादी गुट था उसने साम्यवादियों के खिलाफ भी हमले किए। इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि जो देश के लोग थे वो राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ होने लगे। उनका ऐसा मानना था कि जो साम्यवादी लोग हैं वो भी जापान के खिलाफ तो लड़ रहे हैं, आप उन पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह का ये मुद्दा फंस गया था। फिर आता है सोवियत समर्थन। सोवियत संघ ने चीनी साम्यवादी पार्टी को महत्वपूर्ण सहायता दी जिससे उन्हें कुओमितांग के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने में मदद मिली। वहीं अमेरिका ने कुओमितांग का समर्थन किया। अमेरिका किसका समर्थन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था राष्ट्रवादी दल का जिसका प्रमुख कौन था? कुओमितांग। जबकि रूस किसका कर रहा था? साम्यवादी शक्ति का कर रहा था, अर्थात साम्यवादी दल का मदद कर रहा था। साम्यवादी दल किसके नेतृत्व में था? वो था माओ से तुंग के नेतृत्व में। अब फिर क्या होता है? कुओमितांग की हार हो जाती है। गृह युद्ध के अंत तक साम्यवादियों ने ग्रामीण इलाके में मजबूत पकड़ बना ली थी और धीरे धीरे शहरों पर नियंत्रण कर लिया था। कुओमितांग की सरकार अंततः हार गई और उसके नेता चांग काई शेक ताइवान भाग गए, जहां उन्होंने ताइवान सरकार की स्थापना की। देखो, ताइवान सरकार की स्थापना 1949 में हो जाती है और अमेरिका अब भी कहता है कि ताइवान की जो सरकार है वास्तविक चीन है ना। वास्तविक चीन है, वो अपनी हार नहीं मानता है। 1949 में जब 20 साल गुजर जाते हैं, 20-30 साल बाद जब वो वास्तविक चीन की सरकार को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देता है और कहता है कि ये वास्तविक चीन है, तो उसको अपनी हार मानने में ही 20 साल लग जाते हैं, है ना।
जब 1949 में ये ताइवान भाग जाता है, इसका नेता राष्ट्रवादी दल का नेता कुओमिंता, तो वो कहते हैं कि भागा नहीं है, वास्तविक चीन अभी यही है, और इसका वो ताइवान को वास्तविक चीन मानते हैं। आपको पता होगा जब संयुक्त राष्ट्र बना था तो उसमें ताइवान को मान्यता दी गई थी, और कम से कम 20 साल तक ताइवान को मान्यता देते रहे। जो वास्तविक चीन अभी है उसको 1980 या 81 के दशक में संयुक्त राष्ट्र में 71 या 81 के आसपास, जो भी आप देख लेना, उसमें संयुक्त राष्ट्र में उनको स्थायी सदस्यता दी और ताइवान को समाप्त किया गया उन सदस्यता। तो ये अमेरिका ने अपनी हार मानने में 20 साल लगा दी। अब जो 1949 की क्रांति हुई, जिसमें साम्यवादियों का वर्चस्व स्थापित हुआ, वास्तविक चीन में साम्यवादी दल की स्थापित हुए, किसके नेतृत्व में? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। तो उसके परिणाम क्या क्या हुए, उसके हम परिणामों में देखेंगे। तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1949 को। माओ त्से तुंग ने तियानमेन स्क्वायर बीजिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, मतलब वास्तविक चीन की स्थापना की। ये चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत थी। कुओमिंतांग का ताइवान में पलायन हो गया, जो मैंने अभी बताया था, कुओमिंतांग ताइवान भाग गया और वहां उसने अपनी एक तरह से छोटी सी सरकार स्थापित की, जिसे किसने मान्यता दी? जिसे अमेरिका ने मान्यता दी। चाई काई शेक और उसके समर्थक ताइवान भाग गए, वहां एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना की। आज भी चीन और ताइवान के बीच राजनीतिक तनाव बना हुआ है। आप देखते होंगे तानवाई जो ताइवान है उस पर चीन अपना प्रभुत्व बताता है कि ये हमारा क्षेत्र है, परंतु दोनों आप ताइवान ताइवान कहता है कि हम चीन से अलग है, ये हमारा एक अलग क्षेत्र है, ये अलग देश है। ये मुद्दा अभी भी बना है। साम्यवादी नीतियों का कार्यान्वयन। माओ त्से तुंग ने चीन में कृषि सुधार, औद्योगिकीकरण, सामाजिक सुधार के कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए। इन नीतियों में भूमि का पुनर्वितरण, किसानों को समर्थन और बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास शामिल था। चीन में एक पक्षीय शासन स्थापित हुआ। चीनी साम्यवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद चीन एक पक्षीय शासन वाला देश बन गया और राजनीतिक असहमति को दबा दिया गया। माओ का नेतृत्व चीन में अगले कुछ दशकों तक प्रमुख रहा, है ना। तो जो माओ त्से तुंग है वो काफी शक्तिशाली हो चुका था, और चीन का जो पुनर्निर्माण वास्तव में अभी जो दिख रहा है वो माओ त्से तुंग के जो कार्यकाल में काफी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार किए गए थे, उसका परिणाम है ना। इसने क्या किया था? औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था, है ना। लोगों को कौशल निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया था। दीर्घकालिक प्रभाव को अगर देखें तो 1949 की चीनी क्रांति का प्रभाव न केवल चीन पर पड़ा बल्कि पूरे विश्व पर भी पड़ा। इस क्रांति के कारण चीन साम्यवादी रूप में शामिल हो गया और शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। साथ ही चीन का सोवियत संघ के साथ संबंध और बाद में उसका टूटना भी वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। देखो, चीन साम्यवाद से प्रभावित था, और साम्यवाद का जनक कौन है? रूस है, या संयुक्त मतलब सोवियत संघ है ना, यूएसएसआर है। तो अमेरिका और यूएसएसआर में जब भी तनाव होता था, चीन यूएसएसआर का समर्थन करता था, मतलब रूस का समर्थन करता था। इससे क्या होता था कि जो एशिया प्रशांत वाले क्षेत्रों पे जो साम्यवादी दलों को स्थापित करने या साम्यवादी सरकारों को स्थापित करने में रूस को काफी मदद मिलती है ना। और रूस हमेशा से ही मतलब साम्यवाद का समर्थक रहा है, तो चीन उस इन्फ्लुएंस में आया, और दोनों के बीच चीन और रूस के बीच सहयोगात्मक संबंध तब भी बने हुए थे, वर्तमान में भी उनमें सहयोगात्मक संबंध बने हुए हैं। ठीक है। तो जो चीनी क्रांति ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने में एक महत्वपूर्ण घटना को उजागर किया। ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे शीत युद्ध क्या था, है ना। अगले वाले वीडियो में मैं लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे शीत युद्ध, है ना, शीत युद्ध, और पढ़ेंगे हम सोवियत संघ का विघटन, है ना, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का जब विघटन होगा तो शीत युद्ध तो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।